हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम EWS रिजर्वेशन का इशू डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन इसलिए वैलिड है क्योंकि EWS रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एग्जामाइन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे PILs फाइल की गई है। ये हमारा जो डिस्कशन है, दिस विल बी लिमिटेड टू UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी टेस्ट। तो डिस्कशन टू द पॉइंट रहेगा। सिर्फ जो वैलिड पॉइंट्स है वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करता हूँ। EWS का थोड़ा सा कंटेक्स्ट देख लेता है। EWS जो है इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शंस के लिए जो भारत में आरक्षण दिया जाता है, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था भारत में 2019 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ये जो आरक्षण दिया जाता है, दैट दिस इज सोली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, दैट इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और आरक्षण कितना दिया जा रहा है? आरक्षण 10% तक, इट इज़ अप टू 10%, नॉट 20, अप टू 10% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। आपने सिविल सर्विसेज की जो लिस्ट आती है उसमें भी देख रखा है कि 10% आरक्षण लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, इससे EWS का आरक्षण लाया गया, तो इससे कौन से आर्टिकल्स में चेंज किए गए थे? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में चेंज किया गया था। क्लॉज 6 दोनों में ऐड किया गया था। अब एज सच क्लॉज 6 क्या है ये जानना ज़रूरी नहीं है, बट मोटा मोटा आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 के बारे में एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 16 जो है, इट डील्स विद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 15 जो डील करता है ना, इट डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स। इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ 5 पैरामीटर लिखे हैं, ये तो रटने हैं। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये पास आते हैं इसके अंदर। MCQ में इस पर सवाल आ सकता है। ठीक है, तो चेंजेस जो किए गए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में किए गए। चेंजेस किससे किए गए? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब EWS का आरक्षण किस बेसिस पे दिया जा रहा है ये हमने देखा। इट इज़ गिवन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बेसिस। अब इसमें क्या है, कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच एक कैंडिडेट को मतलब डिफाइन किया जाता है वेदर ही और शी इज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड और नॉट। तो इसमें से एक क्राइटेरिया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो क्राइटेरिया वो ये है कि जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। अगर कम होती है तो ये जो कैंडिडेट है वो EWS के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी पैरामीटर्स है इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंड, तो लैंड अगर 5 एकड़ से कम है, और ऐसे और 3 पैरामीटर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो भी EWS के अंदर आ जाता है। अब आगे देखते हैं, तो अभी कंसर्न क्या है EWS को लेके। देखिए, कंसर्न्स को अगर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जो 8 लाख की इनकम कैप रखी है सरकार ने, दिस इज़ ऑन व्हाट बेसिस? मतलब ऑब्जेक्टिवली किस हिसाब से सरकार ने ये डिफाइन किया है कि 8 लाख के ऊपर जो होंगे वो EWS में नहीं आएंगे, और 8 लाख के जो नीचे आएंगे वो EWS रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। तो इसके लिए सरकार को एक जवाब देना होगा। ठीक है, दैट ऑन व्हाट बेसिस दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन ऑफ 8 लाख एज अ कैप। इसके अलावा जो SC ST और OBC सेक्शन जो है ना, मतलब ऐसे सेक्शन जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम EWS। इनको EWS के अंदर एज सच रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट जो जिसके ऊपर डिबेट चल रही है वो ये है कि EWS रिजर्वेशन वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं है, मतलब क्लियरली स्टेटेड नहीं है। तो इसी बेसिस पे EWS के आरक्षण को चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद इंदिरा सवर्ण जजमेंट जो हुई थी 1992 में, जिसके अंतर्गत OBC को 27% आरक्षण दिया गया था भारत में। ये बहुत फेमस केस था। ठीक है, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स रखी गई थी इंदिरा सवर्ण केस के अंदर। सबसे पहला ये था कि रिजर्वेशन का कैप जो होना चाहिए ना, रिजर्वेशन शुड बी कैप्ड एट 50%, मतलब एट मोस्ट 50% ऑफ द सीट शुड कम अंडर रिजर्वेशन, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मिले। फॉर एग्जांपल अगर आप 90% सीट्स अगर रिजर्व कर दोगे, तो ऐसे कैंडिडेट्स, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स जो compete करना, नाउ दे विल बी competing ओनली फॉर 10% ऑफ सीट्स। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा था। अब कुछ स्टेट्स है जहाँ पर रिजर्वेशन इज ऑल्सो 60-65%।
ठीक है, आगे देखता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इस बेसिस पे भी ये जो EWS का जो आरक्षण है इसको चैलेंज किया जा रहा है। अब सरकार ने क्या कहा है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन ऑफ EWS विल ऑल्सो बी इन्फोर्सेबल ओवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कौन से हो सकते हैं? विच आर अनएडेड, मतलब सरकार से तो ये कोई पैसा ले नहीं रहे हैं, फिर भी इनके ऊपर सरकार के EWS आरक्षण इम्पोज कर रही है। तो ये एक तरीके से क्या करता है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनका फंडामेंटल राइट है, इसको वायलेट करता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। इसके अलावा यहीं पे एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है, अगर आप देखें जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होता है, ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आता है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम EWS रिजर्वेशन। EWS का रिजर्वेशन यहाँ पे लग नहीं रहा। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में डिबेट भी चल रही थी इस पे कि जो राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू एजुकेशन भी जो मदरसाज होता है ये भी मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ रहा है, और जो वैदिक स्कूल्स हैं इन पे भी RTE एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पे इस पर भी डिबेट चल रहा है कि क्यों एप्लीकेबल नहीं है, राइट टू एजुकेशन तो होना चाहिए एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी EWS क्यों एक्सक्लूडेड है, इसका रीजनल मतलब एज सच अब तक क्लियर नहीं है, और एक्चुअल में EWS रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में भी। आगे इनएडिक्वेट डेटा, ये जो पॉइंट होता है ना, ये सरकार की जितनी पॉलिसीज़ होंगी आपको पेपर में लिखना तो यहाँ पे वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि SC ST की आरक्षण की बात हो रही थी इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, M नागराज वाला जो केस था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन प्रोवाइडेड दैट दे प्रोवाइड क्वान्टिफाइबल डेटा which proves backwardness of these sections or inadequate representation of these sections in the promoted space या फिर promoted seats। तो डेटा ज़रूरी है, तो ये डेटा वाला पॉइंट तो आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम्स में, पॉलिसीज़ में आप ये मीन्स में एज अ फॉर्डर आप लिख सकते हैं कि डेटा तो होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब जो जस्टिफिकेशन है, मतलब क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है EWS का जो आरक्षण है उसे इम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहला आर्टिकल 46 जो है DPSP में आता है, ये स्टेट्स को एम्पावर करता है, स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए, स्पेशल मेजर्स लेने के लिए। मेजर्स किस लिए? फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए। अब वीकर सेक्शन जो होता है इसमें पुअर पीपल और पॉवर्टी, दिस ऑल्सो कम्स अंडर वीकर सेक्शन। तो इन अ वे इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल ऑल्सो नीड्स टू बी एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दे हैव द पावर अंडर आर्टिकल 46। DPSP एज सच आपको पता है कि इट इज़ नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर, UPSC ऑलरेडी ये पूछ चुका है। प्रीएम्बल जो होता है, प्रीएम्बल इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी फंडामेंटल स्पिरिट्स है कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है, इन सब का एसेंस क्या है? प्रीएम्बल से तो आएगा ही, टू इंश्योर इक्विटी, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, वो सब। तो प्रीएम्बल तो इन शॉर्ट बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, तो यहाँ से तो मतलब जस्टिफिकेशन उठाया ही जा सकता है। ठीक है, आगे देखता हूँ व्हाट हैज़ बीन कोर्ट स्टैंड। कोर्ट्स का जो स्टैंड है अब तक इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन क्या रहा है। अगर हम इंदिरा सवर्ण केस के अकॉर्डिंग अगर देखें, ये है 1992 वाला जो केस OBC वाला जो था, तो उसमें क्लियरली इनका जो स्टैंड था वो ये था कि कैप जो है वो तो 50% होना चाहिए ऑन रिजर्वेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट रिजर्वेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सोलली इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इतने पॉइंट से EWS से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। वी फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अब वी फॉरवर्ड देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो वैलिडिटी है इसकी अभी कौन एग्जामाइन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वही फाइनली ऑथेंटिक होगा और वैलिड होगा। तो हमारे लिए एज सच EWS से रिलेटेड इतना कंटेंट एग्जाम स्पेसिफिक सफिशिएंट है। मुझे लगता है इतने कंटेंट में 250 वर्ड्स का भी आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता है। आगे अगर कोई डेवलपमेंट होती है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट आता है, तो वो हम हमारे नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये इशू आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मिसिंग रह गया है समझाना, या फिर कोई
डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।